हो सकता है कि तुम्हारी शादी ज़मीन पे पाए जाने वाले सबसे बुरे शख्स से हो जाती, जैसे हज़रत आसिया की फ़िरौन से, लेकिन ये चीज़ उनकी अल्लाह से मोहब्बत को ना बदल सकी। हो सकता है तुम्हारी शादी ज़मीन पर मौजूद सबसे बेहतर शख्स से हो जाती, जैसे अल्लाह के नबी से, लेकिन तुम फिर भी जन्नत में जाने से रह जाती, जैसे हज़रत लूत की बीवी। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी शादी किसी से भी ना होती, जैसे हज़रत मरियम, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में हर औरत से बुलंद दर्जा दे देता। अपनी तरजीहात को जानो, मोहब्बत और एतबार सबसे पहले अल्लाह के साथ करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड नहीं है, मोस्ट अवेटेड नहीं है। आज की वीडियो मेरी रियलिटी है, मेरा सच है। मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 3 साल से आप लोग मुझे जानते हैं। मेरा सबसे पहले व्लॉगिंग का चैनल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सका। जैसे अब मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत से सच छुपा कर अपनी व्लॉगिंग जारी रखे हुए थी, इसी तरह मैं अपने पहले व्लॉग चैनल पर भी काम कर रही थी। और तब भी लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हुआ करते थे मेरी ज़ात को लेकर, लेकिन मैं हमेशा उनके क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया करती थी, रिमूव कर दिया करती थी, जवाब नहीं देती थी। मतलब उनके सवालात से मुझे खौफ आया करता था। फिर मैं रिएक्शन की दुनिया में आ गई, किस तरह वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार वो स्टोरी मैं रिपीट नहीं करूँगी। रिएक्शन में मैं हादसाती तौर पर आ तो गई, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरा नाम बन जाएगा, मुझे लोग इतना प्यार भी करेंगे, क्योंकि मेरी कई बहनें ऐसी हैं कि जो मुझसे इतना प्यार करती हैं ना कि अगर मेरी वीडियो नहीं आती है तो उनके फ़ौरन से इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, कॉल्स करती हैं बाकायदा कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। और यकीन जाने मेरी कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि जो जब उम्रा करने के लिए जाती हैं ना, तो वो बाकायदा मेरा नाम लेकर तवाफ़ करती हैं, मेरे लिए हरम में बैठ के दुआएं करती हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वीडियो कॉल करके मेरे लिए दुआएं करती हैं, मुझे इतना प्यार करती हैं कि मेरे पास शायद अल्फाज भी नहीं है कि मैं बता सकूं कि मुझे कितना प्यार मिला है। इवन नॉन मुस्लिम बहनें भी मुझे कमेंट्स करती हैं, मैसेजेस करती हैं, कॉल्स करती हैं। कुछ बहनें तो मेरे दिल के इतनी करीब हैं कि लगता ही नहीं है कि हम इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट कंट्रीज में रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल पास पास हैं। अब यहाँ पर मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, अगर एक का लेती हूँ तो मुझे सबका लेना पड़ेगा, और मैं सबका नाम एक वीडियो में ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर किसी का नाम रह जाएगा ना तो फिर वो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, और मैं अपनी किसी बहन के साथ भी ज्यादती नहीं करना चाहती हूँ। ये उनके खुलूस, उनके प्यार के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के नाम है, क्योंकि पर्सनल में भी मुझसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा चले मैं बताऊंगी, लेकिन मैं हमेशा एक मिस्ट्री ही बनी रही, एक खौफ का खौल था। मैंने अपने आप के गिर्द एक ऐसा हिसार बनाकर रखा हुआ था कि जिससे मैं निकलना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ज़माना मुझे ताने देगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जावेद खान, उन्होंने कमेंट किया कि लोग हैं कुछ तो कहेंगे ना, तो उनकी बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग हैं कुछ तो कहेंगे ही ना। अब मैं भी तो रिएक्शन देती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, और मैं सबकी मेंटेलिटी के ऊपर पूरी नहीं उतर सकती हूँ। कोई मेरी बात से इत्तेफाक करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई मुझे झूठा समझेगा, कोई मुझे सच्चा समझेगा, लेकिन जहाँ मुझे इतने प्यार करने वाले हैं वहाँ पर अगर चंद नफरत करने वाले लोग भी आ जाए ना, तो मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। तो बहुत सोचने समझने के बाद आज मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। अपनी ज़ात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछते आ रहे हैं, उन सबका आज के वीडियो में मैं आंसर करूंगी। अच्छा जी, मुझसे सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं डाइवोर्स्ड हूँ तो मेरी डाइवोर्स क्यों हुई, अगर मैं विडो हूँ तो मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, मैं अपनी सिस्टर के साथ क्यों रहती हूँ। तो बहुत सी बहनें जानती भी हैं और जो न्यू है वो नहीं जानती हैं, तो सबको मैं बताती चलूँ कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ। जैसे कि अपनी पहली एक वीडियो में मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि मेरे फादर बहुत कम एज की थी मैं जब बीमार हो गए थे, तकरीबन मैं उस वक्त 8th या 9th में पढ़ा करती थी। तो चूंकि सिर्फ हमारी ही फैमिली लाहौर में रहती थी, बाकी मेरे ननियाल और ददियाल सब KPK में रहते हैं, तो ये था कि हमारा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जो हमारी फैमिली को सपोर्ट कर पाता। तो मैंने, मेरी बहन ने और मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम छोटे छोटे थे, खुद भी इतनी ज़्यादा कोई तालीम नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी ट्यूशन्स पढ़ाया करते थे। मेरे भाई को स्टडी छोड़नी पड़ गई, वो 9th में था जब उसे अपनी स्टडी छोड़कर लोडरी का काम करना पड़ा। लोडर मतलब ये जो गाड़ी के ऊपर माल लोड करते हैं, दूध या जूस वगैरह की कंपनी में। सिस्टर भी टीचिंग किया करती थी। मैट्रिक करने के बाद उसने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाने लग पड़ी। इसी तरह मैंने भी जब मैट्रिक किया
तो मैंने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया और अपनी फ़र्स्ट पे मुझे आज भी याद है कि मैंने 800 से स्टार्ट किया था। मुझे जो पहली पे मिली थी ना वो 800 थी, वो भी 2 मंथ के बाद मिली थी। फर्स्ट मंथ में तो सिक्योरिटी रख ली थी। खैर उसके बाद तालीम का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। अब मुझे कॉलेज जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं अपनी अम्मी के आगे रोया करती थी कि नहीं मुझे ICS करना है, मैंने सिंपल FA नहीं करना है। तो मेरी मदर ने मेरी गोल्ड की इयरिंग्स थी, छोटी छोटी थी, उस वक्त पता नहीं किस अच्छे टाइम पर उन्होंने बना ली थी, वो सेल की और उनको सेल करके उन्होंने मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया। और मैं बड़ी पुरजोश थी कि भाई अब यहाँ से हालात बदल जाएंगे, मैं ICS करूंगी, फिर BCS करूंगी, फिर MCS करूंगी, मैं अपने अब्बू का बेटा बन जाऊंगी, जो हमारे बुरे हालात हैं वो बदल जाएंगे। बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी, लेकिन हुआ कुछ ये कि वो 2 साल भी बहुत मुश्किल से पूरे हुए। खैर लॉन्ग टू शॉर्ट, उसके बाद जब ग्रेजुएशन करना था तो वो मैंने प्राइवेट किया, तब मैंने 1 साल का गैप लिया, फिर मैंने प्राइवेट ही ग्रेजुएशन किया। सुबह में स्कूल पढ़ाया करती थी, शाम में ट्यूशन को बच्चों को पढ़ाया करती थी, रात को खुद बैठ कर पढ़ा करती थी। लेकिन हौसले तब भी बुलंद थे कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद तो मैं कोई बहुत बड़ा मैदान मार लूंगी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि भाई ग्रेजुएशन की भी कोई वैल्यू नहीं है, अब तो भाई मास्टर्स का दौर है। फिर मास्टर्स में भी एडमिशन ले लिया। फर्स्ट मास्टर मैंने उर्दू लिटरेचर में किया। उसके बाद मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने तो सब्जेक्ट ही ठीक नहीं रखा। मैं किसी भी कॉलेज में जाया करती थी एज ए लेक्चरर, तो तब भी कहते थे कि नहीं अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया होता, सोशियोलॉजी में किया होता, सिविक्स में किया होता तो ज़्यादा अहमियत होती है आपके मास्टर्स की, आपने उर्दू लिटरेचर में क्यों किया। मतलब पहले लोग ये कहा करते थे कि उर्दू लिटरेचर में करो भाई बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जब उर्दू लिटरेचर में कर लिया तो लोगों को लगा कि भाई ये तो कोई फजूल का सब्जेक्ट था जिसमें आपने मास्टर्स कर लिया। फिर जी मैंने डबल मास्टर्स का सोचा, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और अभी मेरा उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो रिश्ते तो मेरे पहले भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन वो गाँव देहातों से आया करते थे, तो मेरे फादर माना नहीं करते थे। वो कहते थे मेरी बेटी ने शहर में ज़िंदगी गुजारी है, चाहे जैसी भी गुजारी है, लेकिन ये गाँव देहात में ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगी, क्योंकि गाँव देहात में ये सिलसिला है कि चश्मों से पानी लेकर आना, जंगल से जाके लकड़ियाँ लेकर आना, तो ऐसे काम तो मैं नहीं कर सकती थी। तो अब्बू ने मना कर दिया उन रिश्तों को लेकर। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे लाहौर में भी रिलेटिव्स नहीं रहते थे। तो मेरा 2016 में एक रिश्ता आया जो कि पहले मेरे वालिदैन ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो भी लाहौर से बाहर का ही रिश्ता था, वो पेशावर का था। लेकिन मेरे वालिदैन ने फिर बाद में इसलिए हामी भर ली क्योंकि जिनके लिए ये रिश्ता मांगा जा रहा था पहले वो दुबई में होते थे, फिर वहाँ से निकाल दिए गए, जो कि हमें ये बताया गया था कि भाई वहाँ से खुद आए हैं। लेकिन खैर बात की स्टोरी बहुत लंबी है, वो सुनाने बैठी तो 2-3 पार्ट बन जाएंगे। अच्छा भी फिर उसके बाद वो कतर में थे, तो कतर से भी जब पाकिस्तान आया करते थे तो ज़्यादातर लाहौर में हुआ करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि वो अपने भाइयों के लिए लाहौर में कोई फ्यूचर सेट करेंगे। पेशावर से आगे वो किसी गाँव के थे, तो वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, उनकी बहनों के लिए कोई अच्छे स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं है, तो वो लाहौर में ही सेटल हो जाएंगे। तो जब उन्होंने मेरे फादर के सामने ये बात रखी कि हम लोग भी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहते हैं और शादी के बाद आपकी बेटी लाहौर में ही रहेगी, हम लोग नहीं लेकर जाना चाहते। हालांकि मेरे फादर ने उनके आगे कुछ भी नहीं कहा था कि आप मेरी बेटी को जो है ना वो लाहौर से बाहर नहीं लेके जाएंगे या कुछ इस तरह की बातें ना। हाँ मेरे अब्बू ये ज़रूर कहा करते थे कि मैं अपनी बेटियों का बाहर रिश्ता नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि मेरे अब्बू बीमार रहा करते थे तो फिर इस रिश्ते के ऊपर आकर अब्बू ने खामोशी इसलिए इख्तियार कर ली कि चले वो जो चश्मों वाला गाँव होता है ना, जहाँ पर लकड़ियाँ कोई पहाड़ों से लेकर आते हैं, उस तरह का गाँव तो नहीं होगा ना, जैसे अब हमारे लाहौर के सराउंडिंग में जो गाँव है इस तरह का गाँव होगा। तो मेरे फादर ने वहाँ पर मान तो लिया था, हामी भर ली थी, लेकिन मेरे फादर के कहने से पहले उन्होंने खुद कह दिया था कि हम लोगों ने खुद पूरी फैमिली ने लाहौर में शिफ्ट हो जाना है। तो खैर जी मेरे रिश्ता डन हो गया और 3 अक्टूबर 2016 को मेरी इंगेजमेंट की डेट रखी गई। और जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी उसी दिन सुबह वो लोग जब लाहौर आए हैं ना, तो लाहौर आते ही उन्होंने इंगेजमेंट से निकाह पर बात डाल दी कि नहीं हमारे बेटे ने कतर चले जाना है, फिर आपकी बेटी के कागजात बनवा कर वो भेज देगा, आप ऐसा करें कि आप अपनी बेटी का निकाह हमें दे दें। अब मेरे अब्बू परेशान भी बहुत ज़्यादा हुए कि भाई हम लोगों ने तो मंगनी की तैयारी की हुई थी, खानदान रिश्तेदार बिरादरी को भी मंगनी का बता दिया हुआ है, अब एकदम से निकाह करेंगे तो हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जब उन लोगों का इसरार बढ़ा, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बहस की, तो मेरे फादर भी खामोश हो गए कि मंगनी हो गई या निकाह हो गया, हम पठानों के अंदर बात तो एक ही हो जाती है, हमें जब रिश्ता कर दिया जाता है तो बस फिर इसका मतलब ये है कि वो निकाह ही तस्वुर किया जाता है। तो उस दिन मेरी मंगनी की बजाय मेरा निकाह हो गया और मेरे निकाह के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो 10 दिन के बाद कतर चले गए। अब ना तो निकाह से पहले कभी मेरी अपने हस्बैंड से बात हुई थी और ना ही निकाह के बाद जब तक वो पाकिस्तान में थे कभी मेरी उनसे बात हुई। फिर जब वो कतर चले गए तो उसके बाद हमारा राब्ता हुआ, लेकिन उस राब्ते के दरमियान में मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि उनका रवैया बड़ा अजीब था, बड़ा ज़रा तल्ख मिजाज किस्म के इंसान थे। और मैंने इस बात का जिक्र अपनी वालदा से भी किया कि अम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने मुझे यही कहा कि भाई आपका निकाह हुआ है, आप लोग एक साथ रहे नहीं हो, तो एक दूसरे को समझने के लिए आपको वक्त चाहिए और इंशाल्लाह जब आपकी रुखसती हो जाएगी तो इंशाल्लाह एक दूसरों को समझ भी जाओगे।
जाओगे। यही चीज़ मेरे भी जहन में थी कि चलें शायद हम एक दूसरों को बिल्कुल नहीं जानते, अननोन है, कभी मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा था और हमारा इस तरह से रिश्ता हो गया, तो जाहिर सी बात है एक दूसरों की तबीयतों को समझने में हमें वक्त लगेगा। 1 साल इसी तरह गुजर गया और नेक्स्ट ईयर जब रुखसती की बात आई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे घर वालों को कॉल की कि हम लोग रुखसती सादगी के साथ करेंगे, इनके ख़ानदान में शायद इनके दादा अबू की डेथ हो गई थी, तो हम लोग रुखसती सादगी के साथ करेंगे, मुझे अभी लीव मिल रही है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं तो मैं 1 साल और स्टे करूँगा फिर आऊँगा। तो मेरे घर वालों ने भी रुखसती की डेट फाइनल कर दी और मैं जितने अरसे से टीचिंग करती आ रही थी उसमें मैं कमेटियाँ डाला करती थी। जब भी मेरी कमेटी निकलती थी ना तो मेरी अम्मी मेरा कोई ना कोई सामान ला कर रख दिया करती थी कि भाई मैं तुम्हारी शादी करूँगी तो एकदम से सामान नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरह करते करते मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा सामान मेरा जमा किया था। खैर जी, फिर मेरी रुखसती की डेट आ गई और मैं रुखसत होकर अपने हस्बैंड के घर पहुंच गई। अब मेरे लिए जो घर देखा गया था जहाँ पर मैं रह रही थी वहाँ पर मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि मेरे इन लॉज ने कुछ टाइम के बाद लाहौर शिफ्ट होना था, तो वहाँ पर अपना वाइंड अप का काम कर रहे थे कि भाई जिसका भी स्कूल कॉलेज है ना वो पूरा हो जाएगा जनवरी फरवरी तक, तो फिर उसके बाद हम लोग लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। और मेरी शादी हुई थी नवंबर में, तो मेरे इन लॉज का मानना ये था कि अब आप सामान लेकर पहले पेशावर आओगी फिर वहाँ से वापस लाहौर आओगी तो इसमें सामान ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप अभी यहीं पर रुकें, हम इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में जब भी बच्चों को कॉलेज का साल पूरा हो जाएगा, स्कूल का साल पूरा हो जाएगा, तो हम भी लाहौर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर यही हुआ कि मेरे लिए जो घर देखा गया वो मेन रोड पर था, वो एक अपार्टमेंट था और उस पर जो ऊपर 2 और भी अपार्टमेंट थे। अब शादी के 15 डेज़ तो ठीक रहा, बड़े खामोश से रहा करते थे, बोला नहीं करते थे ज़्यादा, तो तब भी मुझे ये हुआ करता था कि हम दोनों को शायद अभी समझने में एक दूसरों का वक्त लगेगा। वो जब सो के उठा करते थे मुझे पता होता था इनको खाना चाहिए, मैं खाना दे देती थी, कब कपड़े चाहिए कपड़े दे दिया करती थी, लेकिन तबीयत वही खामोश थी। फिर 15 डेज़ के बाद फ्रेंड्स की कॉल्स आना स्टार्ट हो गई, फिर जी रात में चले जाया करते थे, जी मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, गेट टुगेदर है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वो लाहौर में ज़्यादा रहा करते थे, तो लाहौर में फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे इस चीज़ का ताज्जुब नहीं हुआ कि भाई ये तो पेशावर के रहने वाले हैं, कतर में रहते हैं ज़्यादा, तो लाहौर में फ्रेंड्स कैसे आ गए। तो ये चीज़ मुझे पहले ही मालूम थी कि यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये चीज़ मालूम नहीं थी कि वो फ्रेंड्स किस तरह के हैं और फ्रेंड्स के पास जाकर क्या होता है। तो लॉन्ग टू शॉर्ट यही बताऊंगी कि वो पार्टी लवर थे, लड़कियों के साथ पार्टीज़ करना, शीशा पीना और दूसरे ड्रग्स लेना, ये उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात थी। पार्टीज़ करना, वो इन सब चीज़ों के आदी थे और अब से नहीं थे, वो दुबई के दौर से ही थे। जब वो दुबई में रहा करते थे तब भी उनकी ऐसी ही लाइफ थी, वहाँ पर भी कभी मिस्री औरत के साथ 2 साल गुजार लिए, कभी जो है फिलिपाइनी औरत के साथ 2 साल गुजार लिए। ये सब चीज़ें मैं बहुत बाद में पता चली। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ। आप लोग कहेंगे कि भाई ये रिश्ता है आप लोगों ने अचानक से कर दिया, आप लोगों ने कोई जांच पड़ताल नहीं करवाई। तो पाकिस्तान में जो फैमिली थी उनकी तो हम लोगों ने जांच पड़ताल करवाई थी। लड़के के बारे में भी सबका यही मानना था, भाई बहुत मेहनती है, अपने घर वालों का बड़ा अच्छा ख्याल रखता है। तो अब वहाँ पर हमारा कोई ऐसा नहीं था कि कोई हमें जो है वो कतर से इन्वेस्टिगेट करके देता। तो खैर जी, पूरी रात ये घर से गायब रहा करते थे, सुबह जब आते थे तो नशे से धुत होते थे। अब मैं बड़ी परेशान रहा करती थी, मैं घर वालों के आगे ना बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे ये होता था कि मेरे फादर को अगर ये बात पता चलेगी ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और मेरे घर वालों को अगर ये चीज़ पता चलेगी भी जुमा 8 दिन मेरी शादी को हुए नहीं है और ये मसले मसाइल मैं अभी से शुरू कर दूं तो मेरी फैमिली के दिल पर क्या गुजरेगी। तो बस अपने घर वालों को किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए ना मैं खामोशी से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। अब इसी दौरान मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मेरे पास आ गई, वो भी देख रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो रात को जाते हैं, सुबह आते हैं, और सुबह आकर वो मुझे सख्ती से मना करते थे कि तुमने मेरी अम्मी को नहीं बताना है कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मतलब मुझे बड़ा डरा धमका के रखा जाया करता था कि आपने किसी सूरत ना अपने पेरेंट्स को ना मेरे पेरेंट्स को ये बात नहीं बतानी है कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो जब तक इनकी मदर यहाँ पे रही, 5 से 6 दिन वो मेरे पास यहाँ पर रही, तो 5-6 दिन तो ये था कि रात को घर पर हुआ करते थे, दिन में निकल जाया करते थे। तो जैसे ही वो वापस गई उसके बाद उनकी फिर से वही रूटीन हो गई। अब बातों को छुपाते छुपाते तकरीबन 1.5 मंथ से ऊपर हो गया। अब रोज मैं पूरी रात जागा करती थी, मुझे डर लगा करता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा जो अपार्टमेंट था ना वो रोड साइड पर था, तो मेन जो गेट हुआ करता था वो नीचे था, तो मैं उसको बंद नहीं किया करती थी, क्योंकि ऊपर 2 अपार्टमेंट्स थे तो उन लोगों का आना जाना भी होता था, तो मैं उसको बंद नहीं कर सकती थी। और मेरे अपार्टमेंट को भी जो रूम को डोर लगा होता है ये लगा हुआ था, जो मेन एंट्रेंस डोर था ना, तो उस पर भी मुझे ये होता था कि भाई ये तो किसी ने एक धक्का मारना है तो अंदर आ जाना है, तो मैं खौफ की वजह से पूरी रात नहीं सोया करती थी। अब वो तो सो जाया करते थे, सख्त सर्दी हुआ करती
करती थी, तो मैं भी 8 बजे तक 9 बजे तक तो सो जाया करती थी, लेकिन उसके बाद कभी दूध वाला आ रहा है, कभी कचरे वाला आ रहा है, कभी ऊपर अपार्टमेंट वाली डोर खटखटा रही है, लोगों के चलने फिरने का जब शोर हो जाया करता था, रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाया करती थी, गाड़ियाँ कभी गुजर रही हैं, कभी बाइक गुजर रही है, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आया करती थी। और वैसे भी मैं कभी दिन में इतना सोई नहीं थी ना, तो मुझे आदत भी नहीं थी उस चीज़ की, तो जिसकी वजह से ना मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। अब एक तरफ टेंशन बहुत ज़्यादा थी, एक तरफ से इस तरह की हालत चल रही थी कि मुझे पूरी रात सोने को नहीं मिलता था और पूरा दिन भी मैं जागती रहा करती थी, तो मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग पड़ी। अब इस दौरान बार बार मैं अपने हस्बैंड से इस बात की मुखालफत भी करती थी कि आप पूरी रात घर पर नहीं रहते हैं, मुझे डर लगता है यहाँ पर, और आप कहाँ जाते हैं, आपके जो ड्रग्स वाली एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में मुझे पता चल चुका हुआ था। फिर किसी इनको जो काम से तो खवातीन की उन्होंने जब कॉल्स मुझसे आया मेरे हस्बैंड करती के थी, मुतालिक मैंने पूछा तो उनमें से मैं 2 कह कॉल्स देती भी थी वो घर रिसीव पर की, नहीं है, किसी और फिर काम उसके से बाद गए मैंने हुए बहुत हैं। जूते फिर खाए उन्हें थे। किसी अपने वो और ने जूते भी मुझे आज बताया भी कि याद है आपकी जो बहन कि के वो हस्बैंड बंदी हैं जिसके जिनकी भी आपने कभी शादी उसको हुई है, वो उंगली तो नहीं पूरी लगाई रात थी, घर पर मतलब ही जैसे नहीं होता है ना कोई होते हैं। जोर से ये थप्पड़ मुझे नहीं मार दे, मालूम कि मेरे वो भाई भी को कभी मेरे कैसे पता फादर ने चला, नहीं बट किया था, उसकी लेकिन इब्तिदा हस्बैंड की मैंने तरफ से नहीं बहुत की थी। जूते खाए थे खैर सिर्फ इस मेरे भाई बात ने पे जब मुझसे कि आकर जो मेरी गर्लफ्रेंड्स मुझे कॉल करती हैं वो कॉल आपने क्यों रिसीव की, और यहीं से मामला खैर बिगड़ना शुरू हो गए। मैं खामोशी इख्तियार करके फिर भी चल रही थी, अल्लाह पर तवक्कल था, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात बदलने के बजाय बिगड़ते गए। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम को 100 साल भी ज़मीन में दबाया जाए तो वो कुत्ते की दुम रहती है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। और इस बात को उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया कि वो कहते थे कि तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसकी मुझे आज से नहीं तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, तो इनको तो मैं नहीं छोड़ने लगा हूँ। और अगर इसके साथ गुजारा करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो फिर ठीक है, फिर आप अपना रास्ता अलग कर सकती हो। और हम जैसियाँ जो होती हैं वो खामोश हो जाती हैं अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, और मैंने भी यही कुछ ही किया। लेकिन लास्ट में ना मेरे भाई को शक हो गया कि मेरे हस्बैंड रात को घर पर नहीं होते हैं, और उन्होंने जब मुझसे सख्ती से पूछा तो फिर मैंने उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरे भाई के एक दोस्त ने उन्हें बता दिया था कि आपकी जो बहन के हस्बैंड है ना, जिनकी अभी शादी हुई है, वो घर पर नहीं होते हैं रात को, वो सुबह आ रहे होते हैं झूलते हुए, मतलब उन्होंने कहीं उनको लड़खड़ाते हुए देख लिया था। तो मेरे भाई ने जब मुझसे पूछा तो मैंने सच बता दिया, और लास्ट में मेरे भाई ने जब उनसे बैठकर बात की तो उनका तेवर और बिगड़ गया कि हाँ जी आपने अपने भाई को भी शिकायत लगा दी। एनीवेज जी वो चले गए। फिर 2 साल तक उन्होंने मेरा नहीं पूछा कि भाई आपकी और मेरी मेंटालिटी नहीं मिलती है, अगर इन्हीं चीज़ों के साथ एक्सेप्ट कर सकती हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकती हो तो आपके रास्ते जुदा, मेरे रास्ते जुदा। मैंने 2 साल तक बहुत कोशिश की कि मामलात ना बिगड़े, मेरा घर नहीं बिगड़े। मैं डिप्रेशन की भी मरीज़ा बन गई, टैबलेट्स लिया करती थी, फिर मेरे सेशंस हुआ करते थे साइकियाट्रिस्ट के साथ। मतलब एक औरत जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की हो और एक गरीब घर से उठी हो, फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ा कर जो कमाया उससे जहेज़ बना लिया, और फिर घर भी 2 महीने ना बसे, तो फिर तकलीफ़ तो होती है ना। और फिर सोसाइटी का अलग से एक डर कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये कैसी शादी थी, 2 मंथ शादी चली, भाई लड़की में कोई प्रॉब्लम होगा, जो कि हमारे मुआशरे की एक है कि भाई अगर किसी औरत का घर ख़राब हो जाए तो औरत को कसूरवार समझा जाता है। तो 2 साल तक मेरे इन लॉज, जी मैं उनकी आज भी तारीफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत शरीफ लोग थे। उन्होंने भी बड़ी हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मामलात ना बिगड़ें, लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो किसी तौर पर भी जो है ना वो अपनी रविश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बस फिर 2 साल के बाद मेरे भाई ने फैसला किया कि मज़ीद हम इस तरह से अपनी बहन को नहीं बिठाएंगे। जब वो इंसान पूछता नहीं है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों हम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करें। ठीक है, फैसला है, हम लोग ले लेंगे। मुश्किल था और बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो कहते हैं ना, निकाह के 2 बोल जो है वो इंसान के दिल में बड़ी मोहब्बत डाल देते हैं, और ये हकीकत थी कि निकाह के 2 बोलों ने मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत डाल दी थी। उस दिल में क्यों नहीं डल सकी वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। उस वक़्त मुझे लगता था कि मेरे भाई लोगों ने फ़ैसला करने में जल्दी कर दी, उन्होंने गलत किया, मैं बैठी रहती सारी ज़िंदगी, कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज वो फ़ैसला बहुत बेहतरीन फ़ैसला था। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उस इंसान के साथ बैठी रहती ना, तो जो मेरी एक उम्मीद बंधी रहती ना, वो कभी भी ना टूटती, और वो उम्मीद की डोरी जो उससे जुड़ी हुई थी वो मुझे सिर्फ अज़ियत देती। मैं हर वक्त यही सोचती रहती, अब पता नहीं किसके साथ होगा, अब पता नहीं किस हाल में होगा। तो मुझे उस अज़ियत से मेरी फैमिली ने निकाल दिया, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद खैर मैं बहुत ज़्यादा डर गई हुई थी, मैं किसी तौर पर भी आगे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, और मैंने 6 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के लगा दिए। मतलब मैं कहती थी कि दुनिया यहाँ से वहाँ तो हो सकती है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। बीमार तो मैं खैर अपनी बहुत कम एज से ही रहा करती थी, क्योंकि मेरी किडनीज में रेत थी, तो कभी इतना सीरियस ही नहीं लिया घर वालों ने भी कि भाई ये रेत जो है वो ख़तरनाक भी हो सकती है। जब भी पेन हुआ करती थी डॉक्टर पे चली जाती थी, जाकर इंजेक्शन लगवा लिया करती थी, और उसके बाद ठीक हो जाया करती थी। लेकिन 2021 में आकर मेरी जब डिप्रेशन का इलाज चला, तो उसके बाद किडनीज़ का जो था ना वो प्रॉब्लम मेरा ज़्यादा हो गया।
गया क्योंकि वो स्टोन्स बनना शुरू हो गए हुए थे और वो स्टोन्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, लोअर पोल पे बने। तो इंशाल्लाह जो बीमारी का मेरा नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा वो आप लोगों के साथ वक्तन फवक्तन शेयर करती रहूँगी। बहुत से लोगों को कुछ तकलीफ़ें, उनकी तकलीफ़ों का इलाज अपने साथ साथ उनका भी करवाती रहूँगी। तो खैर उसके बाद जी मेरे घर वाले जो थे ना वो तकरीबन 1.5 ईयर या 2 ईयर्स कह लें, बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर मेरे पीछे पड़े हुए थे कि नहीं शादी करो शादी करो। मेरे अब्बू की अपनी डेथ के वक्त ये बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए और वो मेरी खुशी देख कर जाएँ इस दुनिया से, लेकिन बस उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक और चेंज आया। वो चेंज क्या था वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं कल से बना रही हूँ और अभी तक मैं हौसला इकट्ठा कर करके बना सकी हूँ, कहीं पर भी नहीं रोई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, माजी को लेकर रोध हो नहीं रही हूँ। लेकिन ज़िंदगी में कुछ और फैसले हुए जिन्होंने पहली बार से ज़्यादा मुझे तोड़ दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ और किस तरह से लाइफ को आगे लेकर चलूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सभी बातें शेयर करूँगी। तो मेरे सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह कल वो भी शेयर कर दूँगी। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ मिलती हूँ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।